नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसिस्ट न्यूज के इस स्पेशल एडिशन में। दोस्तों, क्या इतिहास दोबारा से लिखा जा सकता है या बनाया जा सकता है, या फिर इतिहास को जैसा आप चाहें बाद में पुनर्भाषित कर सकते हैं? क्या यह संभव है? दरअसल कुछ समय से भारत में दक्षिण पंथ जो है और अति दक्षिण पंथ जो है, वो चीजों को अपने चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण पंथ का भारत की आजादी में कोई भी योगदान नहीं था, ये सबको ज्ञात है। तो उनके पास कोई विरासत नहीं है जिसके ऊपर वो गर्व कर सके। और जब कभी आपके पास विरासत नहीं होती है, तो फिर कुछ आप ऐसे कार्य करते हैं जिसके द्वारा जो इतिहास में घट चुका है, उसे या तो मैलाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको निंदनीय बनाते हैं, या फिर उसको इस रूप में लिखना चाहते हैं जिस रूप में आप चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आप दक्षिण पंथ के चश्मे से इतिहास को देखें। पर इतिहास बन चुका है, लिखा जा चुका है, लोगों के जहन में भी जा चुका है। इसलिए ये जो सारी कोशिशें हैं, ये अपने आप में बाद में नाकाम हो जाती हैं। कुछ बदलाव जो एनसीईआरटी की और कुछ और टेक्स्ट बुक के अंदर हुए हैं, वो वास्तव में ही दुखद तो हैं, लेकिन वो दक्षिण पंथ की विचारधारा के अनुकूल है। वो चाहते हैं कि बच्चों को वो चीजें बताई जाएं जो उनके अनुकूल हो, न कि जो वास्तव में तथ्यात्मक रूप से उस समय घटी थी। इससे पहले कि मैं उन कुछ घटनाओं का जिक्र करूं जो चेंजेस किए गए हैं, मैं अपने प्रबुद्ध पैनल का तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। दर्शक मित्रों, हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। हमारे साथ हिमाचल से जुड़ रहे हैं अधीर रोहल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जिगर दोषी हैं, गुजरात से पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दक्षिण पंथ की कुछ कहानियां आपको, जो उनके सोच विचार हैं, वो आपको गोलवल करके बंच ऑफ थॉट्स में से मिल सकते हैं। दक्षिण पंथ में से निकला हुआ नाथूराम गोडसे और उसकी पूरी स्टोरी लोगों को पता है कि एक हत्यारे के रूप में उसकी क्या भूमिका रही है। कुछ चीजें जो बदलाव हुए हैं, उसमें कुछ बदलाव मेरे सामने हैं, सारे तो नहीं है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं उनको कि क्या बदलाव थे। जैसे कि एक पोर्शन जहां पे आरएसएस को 1948 के अंदर बैन किया गया था, तो वहां पर लिखा कि देश से सांप्रदायिक हालात पर गांधी की मौत का बड़ा असर पड़ा। सरकार ने तेजी से सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया। यानी कि जो व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे, वो पैराग्राफ भी यहां से हटा दिया गया। बात सिर्फ मुगल काल की नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी हैं। गांधी के विषय के अंदर एक और जगह जहां पर गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को पुणे का एक ब्राह्मण बताया गया था, और उसकी पहचान एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार के संपादक के रूप में की गई थी। ये चीजें, इसको हटाया गया। साथ में कुछ और चीजें हटाई गई हैं। मुगल काल पे तो आता हूं। गुजरात के दंगों के बारे में एक पूरा पैराग्राफ हटा दिया गया, जिसमें लिखा था कि गुजरात में कैसे धर्म और जाति के आधार पर पूरे के पूरे मोहल्ले और कॉलोनीज बसी हुई हैं। ये सारा का सारा छठी क्लास से लेके 12वीं तक का जो सोशल स्टडीज का था, उसमें से हटाया गया है। एक और जगह पर क्लास 12th के चैप्टर में महात्मा गांधी का त्याग सेक्शन में कहा गया था कि हिंदू मुसलमान एकता का पुरजोर समर्थन करने वाले गांधी का विरोध करने वालों ने कई बार उनकी हत्या की कोशिश की। इसे भी हटा दिया गया। वो हिस्सा भी हटा दिया गया जिसमें आरएसएस को बैन किया गया था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पूना का ब्राह्मण जिसको बताया गया था, उसको सिर्फ इतना लिख दिया गया कि एक प्रार्थना सभा में युवा व्यक्ति ने गांधी पर गोली चलाई, हत्यारे ने बाद में सरेंडर कर दिया, और व्यक्ति की पहचान नाथूराम गोडसे के तौर पे गई। बाकी सारी डिटेल नाथूराम गोडसे की, जो दक्षिण पंथी की तरह थी, वो हटा दी गई वहां से। इसके अलावा क्लास 7 के इतिहास की किताब से मामलुक, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगलों से जुड़े हिस्सों को हटा दिया गया। एक 2 पन्ने का एक टेबल भी था जिसमें हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब की उपलब्धियां गिनाई गई थी, वो भी हटा दिया गया। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट चैप्टर को भी हटा दिया गया। इसके अलावा
क्लास 7 की बुक से अफगानिस्तान के महमूद गजनी गजनी का जो आक्रमण है, वहां उसको भी एक शब्द यूज किया गया था, सुल्तान, सुल्तान शब्द को हटाया गया। इसके अलावा और भी कई जगह हैं, कुछ विशेष रूप से उनके जो क्या कहते हैं कि पेजेस हैं वो कम कर दिए गए हैं खास तौर से। एक और रिपोर्ट आती है हिंदुस्तान टाइम्स में कि बीजेपी के एक नेता कपिल मिश्रा, दिल्ली के, आपको पता है कि काफी नोटोरियस हैं, उन्होंने इस एनसीईआरटी की बुक में जो चेंजेस हुए हैं तारीफ की और कहा इतिहास की किताबों में चोरों और पॉकेट मारों को मुगलिया दौर के शासक बताया गया है, इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं जो पढ़कर मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई एक्चुअली देखा जाए तो। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना कुछ हटाया तो जो बाकी छोटा मोटा पोर्शन बचा वो भी हटा दें और उसके साथ ही एक काम और भी कर दें, फिर ताजमहल, लाल किला, हुमायूं के टॉम या बाकी जो औरंगजेब से संबंधित जितने टॉम्स वगैरह हैं या इमारतें हैं, किले हैं, वो भी हटा दें। बुलडोजर तो है ही अभी, अगर आप बाबर की मस्जिद तोड़ सकते हैं तो ये भी एक तरह से धराशायी कर दीजिए। और हाँ, वो सो कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया वाला जो एक ताजमहल है उसको भी रखने की क्या जरूरत है यहाँ पर। हाँ, लेकिन विदेशियों में अगर आप विदेश में जाओ और किसी से प्रश्न करो कि आपको भारत के बारे में क्या ज्ञान है, तो हमेशा दो चीजें जरूर कहते हैं। पहले नंबर पे कहेंगे इंडिया मतलब ताजमहल, यानी कि पहली चीज जो लोगों के जहन में आती है। और दूसरी चीज जो इंडिया के बारे में जहन में आती है वो है महात्मा गांधी, जिसका नाम वो लेते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज आती नहीं है। और यही मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए सारे विदेशी पर्यटक भी भारत में आते हैं। मैंने अपने मेहमानों का तारुफ तो आपसे करवा दिया दर्शक मित्रों, अब मैं उनसे फीड देना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं अधीर रोहल जी आपके पास। अधीर जी, चैप्टर हटा देने से इतिहास तो बदलते नहीं है, और अगर वही गर्व का विषय है तो फिर मोदी जी को इस बार 9 साल के बाद ये निर्णय ले लेना चाहिए कि इस बार उनका 15 अगस्त का भाषण नागपुर से होना चाहिए, लाल किले की प्राचीर से नहीं, क्योंकि वो आक्रांता था, आक्रमणकारी था, भारत पर रूल किया था। कपिल मिश्रा के शब्दों में कहो तो चोर और पॉकेट मार लोग थे जो भारत के शासक थे। चोरों और पॉकेट मारों के किले के ऊपर से भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता को एड्रेस करे, सर उचित नहीं लगता है। अधीर रोहल जी, आपकी पूर्ण टिप्पणी। जैसा आपने जिक्र किया अभी कि क्या इन सूरत हाल में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या नागपुर से देश को संबोधित करेंगे? लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्या नागपुर में आजादी के इतने वर्षों तक जो तथाकथित देशभक्त हैं उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और दूसरी बात, जैसे आपने जिक्र किया कि कपिल मिश्रा उन्हें चोर उचक्का या जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भाषा पे हम कई दफा चर्चा भी कर चुके हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज सत्ताधारी दल के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक संस्कृति पिछले 9 वर्षों में तैयार कर दी गई है, खड़ी कर देने की कोशिश की जा रही है। चाहे दूसरों के लिए आपके मापदंड कुछ भी हों, उसके लिए आप सजा उन्हें दिलवा दीजिए, उनकी सदस्यता भंग हो जाती है, लेकिन आपके अपने लिए, आपके अपने साथियों के लिए, आपने अपने कार्यकर्ताओं के आचरण के लिए कहीं कोई उसके लिए नियमावली नहीं है, कानून नहीं है, संविधान नहीं है। रही बात हमारे जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है इनको बदलने की, तो दिनेश जी, मुझे उन लोगों से बहुत आपत्ति है जो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ज्यादा लिबरल मानते थे। ये कोशिशें अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एनडीए 1 और एनडीए 2 के दौरान भरपूर कोशिशें की, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो एक पंगु सरकार थी एनडीए की, वो समर्थन से चलने वाली सरकार थी, और जो उन्हें समर्थन देने वाले दल थे वो उन्हें ऐसा करने से बार बार रोकते रहे। आपने तब भी देखा होगा कि विश्वविद्यालयों के स्तरों पर, स्कूलों पे जबरदस्ती संस्कृत को थोपने की कोशिश की गई और ऐसे ऐसे विषय थोपने की कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम होती गई। लेकिन अब पिछले 9 वर्षों से जो एजेंडा मोदी जी के पहले कार्यकाल में, हम सभी जानते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा बनकर, तो उस समय उन्होंने कहीं भी ना राम मंदिर का नाम लिया, और जो जितना भी ये सांप्रदायिकता का चीजें थी उस समय उन्होंने इन चीजों को पीछे रखा। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में मशहूर है और जैसा उनके इतिहास रहा है
कि वो मुखौटा बदल बदल के बार बार सामने आते हैं और उनका असली चेहरा वही है, सांप्रदायिकता और जो सारी चीजें थी। तो 2014 में नरेंद्र मोदी उन सारे मसलों को पीछे रखते हैं और देश के विकास की बात करते हैं कि देश में विकास होगा, इस तरह से तरक्की होगी, इतना रोजगार मिलेगा और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो जेलों में जाएंगे, ब्लैक मनी वापस आएगी। लेकिन आस्ते आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी का वो जो मुखौटा था, जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उस मुखौटे को नरेंद्र मोदी और जो सत्ताधारी दल था वो मुखौटा साइड में रखते गए और उनका असली चेहरा सामने आता गया। अब वो चेहरा एकदम से साफ सामने आ रहा है और 2024 से पहले उन सारी चीजों को सामने लाया जा रहा है जिसपे वो एक पूरा पूरा समाज को, राष्ट्र को बांटने की कोशिश करेंगे। उसमें अब जो उनकी काफी समय से कोशिशें थी, कई बार उस सिलेबस को अंग्रेजी हुक्मरानों की देन कहा जाता था, कई बार वामपंथियों की देन लिखा हुआ कहा जाता था, तो वो सिलेबस को बदलने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, भले ही इतिहास की किताबों से या पॉलिटिकल साइंस की किताबों में भी दिनेश जी कई जगहों पर काफी सिलेबस हटाए जा रहे हैं। उसमें जो भारतीय जन आंदोलन है, उस जन आंदोलन का जो एक चैप्टर है वो पूरी तरह गायब कर दिया गया है, जो अब नया सिलेबस आने वाला है विश्वविद्यालयों के स्तर पर और +2 लेवल पर। भारतीय जन आंदोलनों से अगर आप भारतीय जन आंदोलन को अगर हटा देंगे तो उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की पहली कोशिश है कि नेहरू जी को गायब कर दिया जाए, लेकिन अगर आप उसमें से नेहरू को गायब करेंगे तो गुट निरपेक्षता आंदोलन की जो भारत ने लीड किया जिसे, और जिस तरह से कई चीजें 50 और 60 और 70 के दशक में हुई, वो भी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दी जाएंगी। फिर हम इतिहास में देखते हैं कि जो मुगल दरबार है, इतिहास की किताबों से मुगल दरबार को गायब किया जा रहा है, और अगर मुगल दरबार गायब किया जा रहा है तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें तो हिंदू भी थे, तो वो नवरत्न भी गायब मिलेंगे। इस तरह आप देखते हैं कि अभी जो पिछले दिनों ही कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से काफी चीजें हटा दी हैं और उसमें वेद प्रकाश कम्बोज, सुरेंद्र मोहन पाठक और इस तरह के लोगों को लाया जा रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाने की कोशिशें होंगी। लेकिन जब यही बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे या विदेशों में जाएंगे तो इन्हें या तो अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, या जो सारी चीजें हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे दिनेश जी, उसमें क्या इन चीजों से संबंधित इस देश का जो इतिहास था उससे संबंधित जो सही तथ्य थे या जो सही जानकारियां थी या 100-150 साल थे या कुछ दशक थे, उनसे संबंधित सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सभी जो सारी चीजें हैं ले देकर साफ सी चीज है दिनेश जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना असली चेहरा लेकर सामने आ रही है और 2024 से पहले वो हर तरह से समाज को और देश को बांटने का हर एजेंडा सामने लाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 में गवर्नेंस के नाम पर या अपने सुशासन के नाम पर या देश या जनता या जन सुविधाओं के नाम पर बोलने के लिए एक भी चीज नहीं बची है। तो अब सिर्फ और सिर्फ इस तरह समाज को बांटकर, इस तरह मुद्दों से ध्यान भटकाकर ये सारी चीजें सामने आती रहेंगी और अगले 8-9 महीने में आप देखेंगे कि काफी और चीजें ऐसी आएंगी जिस पे हम सभी यहाँ पर बैठकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे सत्ताधारी दल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इस देश की जनता को सोचना है कि जो हमें दिया जा रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, वो हमारे लिए कितना हितकारी है और हमारी जो मूल समस्याएं हैं, मूल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। ये इस देश की जनता को सोचना होगा।